हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये प्रोग्राम हम हर फ्राइडे आपको पेश करते हैं। इसमें हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे पड़ोस के मुल्क हैं उनमें क्या कुछ हो रहा है, उन वाकयात पर बात हो जाए, ताकि आपको पड़ोसी मुल्कों के बारे में जानकारी हो। जो हम ज्यादा फोकस रखते हैं मिडिल ईस्ट में, चूंकि वहां खबरें काफी अहम होती हैं, काफी डेवलपमेंट ऐसे होते हैं जो आप हमारे जो दर्शक हैं उसे देखना चाहते हैं। इसलिए ये एक प्रोग्राम साउथ एशिया पर खास तौर पर है, ताकि हमारे दर्शक कहीं भी इंटरनेशनल अफेयर्स में कहीं पीछे ना रह जाएं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो एक तो पाकिस्तान में बहुत ही गर्म खबरें आ रही हैं। जिस वक्त आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तब हो सकता है इमरान खान की गिरफ्तारी हो चुके। जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी की जो खबरें हैं वो ये हैं कि उनके घर के आसपास फोर्सेस हैं, लड़ाइयां हो रही हैं पुलिस के और पब्लिक के बीच में, और कई और शहरों में भी इस किस्म के वाकयात नजर आ रहे हैं। उस पर हम थोड़ी कुछ बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, यानी भारत से बांग्लादेश को डीजल देने के लिए एक पाइपलाइन का इनॉग्रेशन 18 मार्च को हो रहा है। आखिर क्या है? भारत खुद खरीदता है विदेशों से और फिर दूसरे मुल्कों को भी देता है। भारत नेपाल को भी डीजल और पेट्रोल देता है, इसी तरह से बांग्लादेश को भी। इस पाइपलाइन की क्या अहमियत है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा श्रीलंका और भारत के बीच में फिशरमैन, यानी मछली पकड़ने वाले मछुआरे जिनको कहा जाता है, उसका एक तनाज़ा है। वहां अक्सर भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं। उस पर क्या कुछ हो रहा है भारत और श्रीलंका के बीच, उस पर बात करेंगे। और अब भी रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं कि भारत की कुछ हथियार बनाने वाली कंपनियां म्यांमार की फौजी हुकूमत को, जहां से रोहिंग्या लाखों की तादाद में बांग्लादेश और कई मुल्कों में पनाहगुजी यानी रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं, वहां की आर्मी को भारत से हथियार जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अहम खबरें हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये पाकिस्तान के हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं। शुरू में हम इस पर बात कर लें थोड़ी, उसके बाद हम दूसरे इश्यूज पर चलेंगे। जी शुक्रिया। सबसे पहले सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो एक ऑन गोइंग डेवलपमेंट है, इसकी कोई डेफिनेट न्यूज नहीं है। अभी वहां पे वो झड़प हो रही है गवर्नमेंट के फोर्सेस से या प्रो जो गवर्नमेंट है उनके साथ, और जो तहरीक इंसाफ पार्टी है उनके काडर के साथ, और उसका मकसद है इमरान खान को अरेस्ट करना। इमरान खान आज अभी तक तो अरेस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन वहां माहौल ये बन रहा है कि किसी तरह से इमरान खान को हम अरेस्ट कर लें, और इसके लिए लड़ाइयां हो रही हैं, इस चीज पर फाइट हो रही है। उनके घर पर टेयर गैस छोड़े गए हैं, और अभी संडे के दिन इमरान खान जो है उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लाहौर में एक रैली करेंगे, जिस पर वो एक गवर्नमेंट ने 144 लगा दिया, और कई और शहरों में भी 144 लगा दिया है। तो अब इमरान खान को रैली नहीं कर सकते। इमरान खान ने वो रैली कैंसिल कर दी, अपनी जो संडे वाली रैली है, और यही डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। अब इमरान खान अरेस्ट होंगे, कब अरेस्ट होंगे ये तो मतलब देखने की बात है, और कैसे अरेस्ट होंगे, उसके बाद क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मतलब इलेक्शन लड़ने से, ये सारे डेवलपमेंट इशू हैं, इस पे कोई ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती। जी जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चूंकि इमरान खान की एक इमेज बनी है कि वो अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं पिछले कई महीने से, खासतौर पे जब उनकी हुकूमत गिरने वाली थी तब से और बाद में भी। तो एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है, लेबनान का एक टेलीविजन चैनल है अल मयादीन, वो मैंने देखा है, और उसमें उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा है कि चूंकि उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है अवाम में, जब से उनकी सरकार गिरी है 37 बाईपोल इलेक्शन हुए हैं, उनमें से तमाम दूसरी पार्टियों के मुकाबले में 11 पार्टियां तकरीबन उन्होंने बताई, उनके खिलाफ अकेले इसको 37 में से 30 जगहों पर कामयाबी मिली है। और उन्होंने साफ नाम लिया है कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ हैं और प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त के हैं और होम मिनिस्टर, वो इनको
खत्म करना चाहते हैं, शायद कत्ल करना चाहते हैं। उन्होंने ये इल्जाम दोहराया है। जी, अब मैं मुश्तबा साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ है ये जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो डीजल पाइपलाइन जो वहां पर इनॉग्रेशन की जा रही है, क्या कुछ है? ये भारत विदेशों से लेता है, भारत में खुद लोगों को काफी महंगा डीजल और पेट्रोल मिल रहा है, विदेशों को भी वो बेच रहा है। आखिर क्या है इसकी स्ट्रेटेजी, क्या थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आम लोग ये समझते हैं कि भारत विदेशों से खरीदता है तेल, अब भारत दूसरे मुल्कों को भी बेचता है, ये क्या कुछ है? जी, आपके बांग्लादेश आने से पहले मैं पाकिस्तान का 1 या 2 लाइन में और हवाला दे देता हूं। वो यह है जुल्फिकार अली भुट्टो का केस और जनरल जिया का केस। तो वो सारी चीजें आम आदमी को और लोगों को मालूम है। जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो मोस्ट पॉपुलर लीडर थे पाकिस्तान के, और उनके पीछे जो है मतलब जन सैलाब था, मतलब अवाम का जो उनके पीछे था। लेकिन हुआ आगे क्या? आगे यही हुआ कि उनको किसी केस में फंसा दिया और फंसाने के बाद जेल में बंद कर दिया, और उसके बाद जो हुक्मरान थे जनरल जियाउल हक ने उनको फांसी दे दी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमरान खान के साथ भी होगा, लेकिन ये जो मिसाल है वो तो सबके सामने है और ऐसा हो भी सकता है। ये मैं अपने सामाइन को और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं बांग्लादेश पे, जिसमें आपने सवाल किया। तो बांग्लादेश का किस्सा यह है कि वो 18 मार्च को इनॉग्रेशन हो रहा है गैस पाइपलाइन का। वो मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ से दिल्ली से वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे, और जो हमारी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजिद, वो ढाका से करेंगे। ये जो डीजल का पाइपलाइन है, ये डीजल जो है ये निकलता है आसाम के किसी रिफाइनरी से। वहां से ये डीजल आ जाएगा सिलीगुड़ी पे, और सिलीगुड़ी से लेकर के उनका वो हब है सिलीगुड़ी, जहां से वो 130 किलोमीटर का इन्होंने पाइपलाइन बिछा दिया। ये 2017 से चल रहा है और 2020 पे इस पे काम शुरू हो गया था। और ये जो है मतलब ये कि कोरोना की वजह से वो रुक गया और ये हो गया। अब ये पाइपलाइन तैयार पड़ा हुआ है। अब इसका ये कहना है कि इंडिया के अंदर ये पाइपलाइन सिर्फ 5 किलोमीटर ही है, और बाकी 125 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश के अंदर है। और ये बांग्लादेश के दिनाजपुर जो जगह है वहां जाकर के वो अनलोड होगा, और वहां से उनके 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसपे वो मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये डीजल, उनके 16 डिस्ट्रिक्ट से जिनको उनको डीजल की राहत मिलेगी। अब ये कोई नई बात नहीं है। ये डीजल जो है पहले भी भारत जो है वो बांग्लादेश को देता था, लेकिन वो ट्रेन के थ्रू जाता था। तो वो अब ट्रेन के थ्रू नहीं जाने में, उसमें क्या था कि ट्रेन में खर्चे बहुत थे। पहले जो डीजल था वो $10 एक बैरल पे कीमत बैठती थी। अब ये जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है वो $7 या $8 के आसपास बैठेगा एक बैरल। दूसरी बात, ये सारे खर्चे जो है वो इंडिया ने किए हैं। पूरे पाइपलाइन बिछाने का जो खर्चा है वो मतलब टू थर्ड पैसा जो है वो इंडिया के 5 ही किलोमीटर तो है, बाकी तो बांग्लादेश के हैं, तो उन्हें खर्चा करना चाहिए था। लेकिन इंडिया ने जो है वो समझ लीजिए कि 75% इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया ने किया है उसमें। और ये बांग्लादेश जो है इससे बहुत खुश है। उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने भी बहुत इंडिया को प्रेज किया है। अब यहाँ पे जो एनालिसिस है वो ये है कि भारत ऐसा क्यों कर रही है। तो इसलिए कर रही है कि वो चाइनीज इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए वहां से, क्योंकि चाइना जो है वो बुरी तरह से वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिसको इंडिया मैच नहीं कर सकती है। तो इंडिया भी अपनी पकड़ बनाना चाहता है, और अपनी पकड़ बनाने के लिए उसने मतलब ये जो पाइपलाइन है इसका वो एक, इसको कहते हैं इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, इसका नाम ही रख दिया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। और इससे बांग्लादेश को बहुत ही सुविधा होगी और डीजल उनको बहुत मतलब आसानी से मिल जाएगा। अब ट्रेन में तो वक्त लगता है जाने में, और ये पाइपलाइन में तो मतलब ये है कि घंटों में डीजल पहुंच जाएगा। और दूसरी बात है कि ये फ्री नहीं जा रहा, इंडिया से फ्री नहीं जा रहा है, इंडिया उसकी कॉस्ट ले रही है। पहले भी लेती थी, अब भी लेती है। अब रिड्यूस कॉस्ट है, पहले जो है $10 था, अब ये $7 और $8 है। एक चीज इसमें और है कि इसी वजह से इंडिया ने अब अपना भारत से जो ट्रेड है वो टाका और रुपया में कर दिया है। अब डॉलर की कोई बात नहीं होगी। भारत जो है वो रुपए में पैसा लेगा
और बांग्लादेश उसको टाका में पैसा देगा। पहले जो है वो डॉलर के एक्सचेंज में जो है अमेरिका कमाता था पैसे। तो ये इस चीज को समझना पड़ेगा। अभी बांग्लादेश ने अनाउंस किया कि हमारा भारत से संधि हो गई है। अब हम लोग जो है, जैसे यही चीज जो है वो रशिया के साथ था, रुपी ट्रेड, बीच में डॉलर नहीं आएगा। तो ये बड़ी बड़ी चीज है। तो ये बहुत मतलब वेलकम खबर है बांग्लादेश के लिए भी और इंडिया के लिए भी। तो है ही कि इंडिया जो है अपने मतलब जो पड़ोसी मुल्क है उनको खोना नहीं चाहता और उनको चाहता है कि वो हमारे कैंप में बना रहे। तो यही इसकी एनालिसिस है। अच्छा, श्रीलंका और भारत के बीच जो फिशरीज वाला मामला है, आप चूंकि चेन्नई में रहते हैं और तमिल फीलिंग्स को भी आप जानते हैं, इमोशंस को जानते हैं, श्रीलंका की पॉलिटिक्स को काफी बेहतर जानते हैं। हमें याद है कि अब से पहले जो वहां क्राइसिस था, प्रेसिडेंट ऑफिस में लोग घुस गए थे, उस वक्त भी हमारी आपकी बात हुई थी। तो अभी क्या कुछ है ये भारत और श्रीलंका के बीच जो फिशरीज वाला मामला है, उस पर कहां इख्तलाफ है, कहां टकराव है, क्या कुछ है? भारत क्या चाहता है, श्रीलंका के लोग क्या चाहते हैं? जी, पहले मैं इसको शुरू करने से एक चीज मैं बता दूं कि दिल्ली में जो हमारे मतलब दरबार जो बैठी हुई है हिंदुस्तान को चलाने के लिए, तो वो जो दरबार है, पहले मुगल दरबार था, ब्रिटिश दरबार है, अब दिल्ली दरबार है। ये मैं उनको कहता हूं, जो दिल्ली दरबार है उसने सी देखा ही नहीं है। दे आर सी ब्लाइंड। तो सी में क्या हो रहा है, क्या यहाँ घमासान मची हुई है, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। उनको पर्वत की लड़ाई मालूम होती है लद्दाख की, लेकिन यहाँ जो सी में जो हंगामा मचा हुआ है, इसको तमिलनाडु वाले ही लोग जानते हैं और हर दिन हम उसको अखबारों में पढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। और ये जो फिशर का जो इशू है, जो मछुआरों का इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है स्टेट इलेक्शन के लिए भी और इसका नेशनल रिपरकशन है। तो अब ये बताने के बाद मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि जयशंकर साहब, हमारे जो एस जयशंकर है, सुब्रमण्यम जयशंकर, तो सुब्रमण्यम साहब जो है हमारे उस्ताद रह चुके हैं, मतलब जयशंकर साहब के जो वालिद हैं। और जयशंकर साहब जो है जेएनयू में पढ़ चुके हैं, हमारे बहुत सुपर सीनियर रह चुके हैं। ये मैं एक सामाइन को अपने बता देता हूँ। तो वो गए हुए थे अभी एज अ फॉरेन मिनिस्टर श्रीलंका में, और वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है अली साबरी। वो अली साबरी साहब जो है वो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनसे बहुत सारी बातें हुई उनकी, और जो मेन बात थी वो इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए श्रीलंका को इंडिया एड दे रही है और बहुत सारे लाइन ऑफ क्रेडिट दे रही है और लोन्स दे रही है। उसमें एक बात निकल के आई थी कि इंडिया ने एक तजवीज पेश किया है कि जो हमारे इंडियन जो फिशरमैन है, जो कि जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु के फिशरमैन है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी बारीकी है। जो यहाँ के फिशरमैन है उनको श्रीलंका जो है वो लाइसेंस दे दे, श्रीलंका लाइसेंस इशू करे यहाँ के फिशरमैन को और उनसे पैसे कमाए। जिसको लाइसेंस मिलेगा वही श्रीलंका में फिशिंग कर सकता है, जो जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो नहीं जा सकता है। अभी तो खुलेआम है, जिसको जाना है जाते हैं लोग और जा ही रहे हैं। और अब यहाँ पे जो बात है, जो इसके अंदर जो है वो ये है कि जो श्रीलंका के जो नदर्न एरिया है, जाफना का जो एरिया है और जो उसके साथ का लगा हुआ जगह है, मुन्नार है और भी मतलब जगह हैं जो, तो वहां पे जो फिशरमैन है उन्होंने टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि ये श्रीलंका जो है वो ना माने, नहीं तो वो रिवोल्ट कर जाएंगे। उनका ये कहना है कि इंडिया आर्म्स ट्विस्ट कर रही है श्रीलंका को लोन देने के लिए, के एवज में अपने फिशरमैन को लाइसेंस इशू कर रही है। तो वो प्रेशर डाल रहे हैं जो वहां के लोकल फिशरमैन है कि ऐसा काम श्रीलंका ना करे और कोई लाइसेंस ना दे। अब आ जाते हैं हम ये कि इसमें है क्या, मामला है क्या, फिशरमैन का इशू क्या है। तो इसको समझने के लिए एक लाइन ये समझना पड़ेगा कि इंडिया और श्रीलंका के वाटर का कोई डिवीजन नहीं था। ब्रिटिश सरकार में इंडिया और कोई बाउंड्री नहीं थी, वाटर की कोई बाउंड्री नहीं थी। और यहां तक तो ये था कि जो फिशरमैन को मैं बहुत करीब से जा चुका हूं, बहुत सारी स्टोरी मैंने किए हैं, मतलब यहाँ पे फिशरमैन के बहुत से किस्म के हैं। जैसे होते हैं ये लोग, एक रामेश्वरम है, रामेश्वरम के जो लोग हैं वो अलग फिशरमैन है, दूसरे जो है उन्हीं के साथ साथ धनुषकोडी लगा हुआ जगह है, वहां के जो समुदाय है वो अलग है। इसी तरह से टूटीकोडी और भी जो बहुत सारी जगह हैं, वो कारिकेल, तो ये सब के किस्म है ये लोगों के
मतलब जाते हैं, जो फिशरमैन है वो, उनके लंबी स्टोरी है, वो लोग जाते हैं वहां वाटर पे अपना मतलब फिशिंग करने के लिए। और ब्रिटिश के टाइम में ये था कि ये लोगों ने श्रीलंका में जाफना के एरिया में और उस इलाके में जहां तमिल रहते थे, उन्होंने शादियां की हुई थी। एक शादी यहाँ थी, एक शादी वहां थी। तो जब इधर से चले जाते तो वहां तो हफ्ते 10 दिन रहते थे, फिर उधर से आ जाते थे यहाँ। तो कोई बाउंड्री था ही नहीं था। और फिशरमैन को समझने के लिए, जैसे अफगानिस्तान के लोगों को समझने के लिए आपको अपना 360 डिग्री सर जो है वो घुमाना पड़ेगा, क्योंकि उसी तरह से फिशरमैन को समझने के लिए आपको खुद एक फिशरमैन के दिमाग में बताना पड़ेगा कि वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। उनके जो मर्द हैं वो बस आ जाते हैं, सुबह रात भर फिशिंग होती है। सुबह 6:30 बजे 7 बजे से फिशिंग के लिए बोट जो है जानी शुरू होती है। और एक नहीं 3-3 हजार जो है बोट जो है वो जाती हैं यहाँ से, मतलब तमिलनाडु कोस्ट से। रात भर फिशिंग करती है, 6-7 बजे जो है वो मछली लेके आ जाते हैं। यहाँ पे कोस्ट में जो है मछली आ जाती है, उनके औरतें बच्चे जो है लग जाते हैं, वो अपना जाके सो जाते हैं। और बच्चे औरतें जो है मछली का प्रोसेसिंग करते हैं वो, और फिर आगे उसका एक्सपोर्ट वगैरह जो होता है, जो भी कुछ होता है। अब यहाँ पे जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है ये, कि ब्रिटिश के टाइम में तो कोई इशू ही नहीं था, मतलब वो सारी चीजें थी। अब वो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बन गया है, IBL, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। 22 किलोमीटर जो है वो इंडिया का हिस्सा है, उधर का जो है 22 किलोमीटर। यहाँ पे बल्कि अब बाकायदा जो है वो जैसे धागा खींच दिया है, एक बड़ा रोप लगा हुआ है, उसपे मतलब लाल जो है वो झंडी लगी हुई है और वो सब लगा हुआ है। श्रीलंका के नेवी के जो है वो फौज वहां खड़े बैठे हुए हैं, वहां पे सीटियां बजती हैं, वहां पे जो है माइक पे अनाउंसमेंट होता है कि आप इस लाइन को क्रॉस ना करें। लेकिन इंडियन फिशरमैन जो है वो कोई इनकी बात नहीं सुनता है और वो घुस जाता है उनके यहाँ अंदर। अब वहां पे उनको या तो वो पकड़ते हैं, पकड़ के ले जाके बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद फिर वहां वो होता है 24 घंटे के अंदर वो छूट जाते हैं, फिर आ जाते हैं। बहुत टाइम ये होता है कि उनके बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो वो तमिलनाडु में ये कहते हैं कि हमने तो लोन पे लिया हुआ है बोट्स, और बोट जो है हम लोन कहां से भरेंगे। अब वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमारे लोन माफ करवाओ आप। तो ये सब यहाँ के डायरेक्ट पॉलिटिक्स है। जो मेन जो चीज है, जो लास्ट इसमें ये है कि इंडिया के जो वाटर्स हैं इसमें मछली नहीं है। इन लोगों ने इतनी फिशिंग की है, इतनी फिशिंग की है कि यहाँ के मछली को पैदा ही नहीं होने देते हैं, और वो उससे पहले ही उसकी फिशिंग हो जाती है। अब उसके बाद वो लोग चले जाते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका का कहना है कि ये तो मेरा वाटर है, ये मछली हमारी मछली है, दूसरा आदमी क्यों इसको पकड़ेगा। वो फिशरमैन भी अपोज करते हैं, गवर्नमेंट भी अपोज करती है। अब इसमें क्या हो गया है कि अब ट्रॉलर आ गए हैं और डीप फिशिंग शुरू हो गई है। वो ट्रॉलर के अंदर ला करके के नीचे जो है बिल्कुल जमीन में समंदर के बेड पे जो उनके अंडे बच्चे होते हैं उसको भी फिश कर लेते हैं। तो अब मछली है ही नहीं। और इसके लिए श्रीलंका में काफी अपोजिशन है, और वो नहीं चाहते हैं कि ट्रॉलर और उसके बाद और भी बहुत सारे मैकेनाइज्ड बोट जो है वो वहां जाएं। और इंडियन फिशरमैन जो है उनका ये कहना है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, मतलब नेशनल बाउंड्री को नहीं मानेंगे। तो अब या तो श्रीलंका जो है वॉर में जाए इंडिया से, नेवल वॉर हो, और या नहीं तो इसी तरह की कोई चीज हो कि हम जो है वो श्रीलंका क्यों देगी आपके, मतलब श्रीलंका का वाटर है वो क्यों लाइसेंस देगी इंडिया के मतलब फिशरमैन को कि आप आइए आकर के हमारे यहाँ फिशिंग कीजिए। वो तो उनकी 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 टेरिटरी है। तो ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसमें बहुत सारे मतलब सॉल्यूशंस हैं। उनका ये कहना है इंडिया के लिए कि आप वहां मत जाएं, मतलब श्रीलंकन वाटर में नहीं जाए, आप इनको शिप में लेके किसी और वाटर में ले जाए, मालदीव की तरफ ले जाए, वहां शिपिंग करवाएं, इनसे वहां फिशिंग करवाएं, कोई और जोन बनाए, स्पेशल फिशिंग जोन बनाए इंडिया अपने वाटर में, जहां पे इनको ले जाके। तो ये सब चीजें जो है वो सिर्फ भाषण की चीज है या मतलब डिस्कशन की चीज है, लेकिन अमल में नहीं आया। जो अमल में है भाई, पहले मोती की खेती फिशिंग होती थी पाक बे में, अब कोई मोती है ही नहीं है। वो सारे जो फिश है जो मोती से जिनसे मोती निकलता था वो सब खत्म हो गया। अब वहां पे पूरा मरीन लाइफ जो है वो पूरा डिप्लेटेड है, एंड इट्स अ बिग इश्यू। और ये सिर्फ तमिलनाडु के ही लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, और बहुत से लोग जो है इसके स्टेक होल्डर हैं। अब इसमें क्या होता है कि 2-3 महीने तक ये फिशरमैन जो है पानी में नहीं जाते हैं, गवर्नमेंट का बैन है। वो इसलिए बैन है कि ताकि वहां फिश जो है वो ग्रो करे,
पैदा हो और उसका ग्रो करें, जब वो बड़े हो जाएं तब आप जाए। अब 3 महीने के लिए इनकी फाकाकशी हो जाती है, क्योंकि यही तो इनका काम है। जी 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 जी। यही तो, ये सब चीजें हैं। तो ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन फिशिंग के बारे में भी, तमिलनाडु में क्या कुछ है वो भी हमारे सामने आ गई। अच्छा, ये तकरीबन यहाँ तक हमारी जो बात हुई बांग्लादेश के बारे में भी और श्रीलंका के बारे में भी। भारत बहरहाल अपने तरीके से पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बना रहा है, और कहीं कहीं ये भी महसूस हो रहा है, जैसा कि आपने बताया, कि चीन का असर कम करने की भी कोशिश करता है। ये बहरहाल फिशिंग का मामला बिल्कुल दोनों मुल्कों के बीच का आपसी मामला है, ये हल होगा क्या होगा। अच्छा, अब चलते हैं म्यांमार की तरफ। म्यांमार में इस वक्त फौजी हुकूमत है। ये वही हुकूमत है जिसके जुल्म के नतीजे में लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों में जाने पर मजबूर हुए हैं। और भारत की कंपनियां डिफेंस जो हथियार बनाने वाली हैं, उनके बारे में पिछली बार भी तकरीबन 1 महीना पहले भी एक रिपोर्ट ऐसी आई थी कि भारत की तरफ से वहां हथियार दिए जा रहे हैं। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कुछ है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही खबर है। यहाँ की 2 कंपनियां का नाम जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। एक तो संदीप मेटल क्राफ्ट एक कंपनी है, और दूसरी यंत्रा एक कंपनी है। और उसके ऊपर जो है, जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो PSU है, भारत इलेक्ट्रिकल्स बेल BEL लिमिटेड जो है, ये सब जो कंपनियां हैं वो म्यांमार को बाकायदा जो है आर्म्स, यानी कि आर्टिलरी प्रोवाइड कर रही है, गन्स प्रोवाइड कर रही है, बॉम्ब के फ्यूज प्रोवाइड कर रही है, और तरह तरह की अलग चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। जो कि एक तो वो होता है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने जो है कुछ बंदोबस्त किया हुआ है फौज के लिए, क्योंकि अगर बाहर से कोई हमला हो जाए तो उसकी तैयारी के लिए होता है। तो वो तो समझ में आता है कि हाँ, भारत जो है उनके कोस्टल रीजन के लिए और एयरफोर्स के लिए वो। लेकिन ये सब जो मतलब जो हथियार हैं, ये जनता जनता जो है, जो मिलिट्री जनता जो रूल कर रही है, ये अपने ही लोगों के को मारने के लिए, जो उनके रिबेल हैं, उनके ऊपर जो है, ये रिबेल जो है के ऊपर ये हथियार इस्तेमाल किया उसने। और खासकर जो आपने बताया था रोहिंग्यास के ऊपर, तो यहीं से भारत का हथियार जो है वो यूज किया उन्होंने। जो गन चलाने वाले लोग हैं या बुलेट चलाने वाले लोग हैं, और ये जो चीजें हैं कि देखिए, म्यांमार को के अंदर जो है 7-8 रिबेल ग्रुप जो हैं वो अभी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। आप उसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पंजाब में आतंकवाद हो रहा था, कश्मीर में आतंकवाद हो रहा था, या नॉर्थ ईस्ट में उल्फा वगैरह का आतंकवाद हो रहा था, तो कंटिन्यूअसली इसी तरह की सिचुएशन म्यांमार में बनी हुई है। जो कि मिलिट्री जो जनता है और मिलिट्री के जो फौज है, वो इन सब आतंकवादियों से वो लड़ रही है। और इसके लिए जो हथियार है वो इंडिया भी एक कंट्री है जो दे रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया जो है वाहिद कंट्री है, लेकिन इंडिया का जो भी आर्म्स एक्सपोर्ट हो रहा है, जितना भी आर्म्स एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया तो आर्म्स इंपोर्ट करती है रशिया से और अलग अलग मुल्कों से, लेकिन जो कुछ भी एक्सपोर्ट करती है उसका आधा एक्सपोर्ट जो है वो म्यांमार में है। और उसके बाद जो है वहां पे जो लोग मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो शेलिंग वगैरह हो रही है, तो वो शेल जो गिरता है उसमें मेड इन इंडिया लिखा होता है। ये बाकायदा जो है मीडिया में आ चुका है। जो उसके खोल जो होते हैं ना, उसके जो स्पेंट कैटरेजेस होते हैं, उसपे जो है वो लिखा होता है कि माल कहाँ का बना हुआ है, मेड इन चाइना नहीं है, वो मेड इन इंडिया है। हाँ, तो उससे तो म्यांमार के लोग, खासतौर पर जिनके खिलाफ वो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें भारत के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। उसका नतीजा तो ये होगा ना कि एक ऐसी सरकार जो डेमोक्रेटिक। अगर हमें यहाँ बोलने की इजाजत दे दें, तो वहां पे मौत का सौदागर का जो है वो किस्सा चल रहा है। जो हमारी सोनिया गांधी ने हमारे प्रधान सेवक के लिए कहा था, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है ना भाई, सोनिया गांधी ने कहा था मौत का सौदागर। तो ये मौत का सौदागर का किस्सा चल रहा है। ये जो है मौत के सौदागर का किस्सा चल रहा है। वो मौत का सौदागर जो है वो सौदा कर रहा है वहां पे। तो ये क्या? हाँ, तो ये सिर्फ भारत में ही मॉब लिंचिंग और दूसरे तरीकों से नफरत नहीं बढ़ाई जा रही, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जहां नफरत का काम हो रहा है उसमें भारत साथ दे रहा है। तकरीबन नतीजा इस तरह से निकाला जा सकता है। सैयद अली मुश्तबा साहब, आपसे
हमेशा बात करके बहुत ही गहराई से इंफॉर्मेशन मिलती है। जी आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें। जी जी। एक लाइन ये बता दूं, वहां से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती दिल्ली में तो इस तरह के जो है वो आर्म्स एक्सपोर्ट का वगैरह का काम या आर्म्स का जो हम मतलब ये कि लोगों के अगेंस्ट इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना वो भारत भी जानती है कि किसके अगेंस्ट यूज हो रहा है। जी 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 भाई आप अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेंथ करें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप रिबेल के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं तो परेशानी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने पाकिस्तान के बारे में काफी अहम इंफॉर्मेशन दी। उसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो डीजल पाइपलाइन इनॉग्रेट हो रही है, अभी इनॉग्रेशन से पहले ही आपने हमें ये इंफॉर्मेशन मुहैया कर दी, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। श्रीलंका के और भारत के बीच में भी जो मछुआरों का मामला है और म्यांमार, ये देखिए हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि भारत के पड़ोसी मुल्कों के बारे में जो भी ताज़ा और अहम खबरें हैं उस पर सैयद अली मुश्तबा साहब से बात करें और आप तक हम ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम को खास तौर पर आप हर फ्राइडे को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।